अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था डिटेल सिमेटाइजेशन क्या है, फिर मैकेनिज्म ऑफ सिमेटाइजेशन, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग सिमेटाइजेशन और इनमें व्हाट आर द क्लिनिकल क्यूज फॉर यूजिंग फॉर डायग्नोजिंग द सिमेटाइजेशन। अब हम जो है ना सिमेटाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, या हम ऐसे कहते थे कि सिमेटाइजेशन को जब आप वो करते हो, डायग्नोस करते हो, तो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस आते हैं। मतलब ये कि कौन कौन सी सिमेटाइजेशन की कौन कौन सी आप किस किस कंडीशन में जो है ना आप सिमेटाइजेशन के सिम्टम जो है ना वो फील कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। तो व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर द सिमेटाइजेशन। सबसे पहले हम सिमेटाइजेशन की जब डायग्नोस करते हैं तो आपके पास आते हैं दो टाइप सिमेटाइजेशन। एक को हम कहते हैं एक्यूट सिमेटाइजेशन, दूसरे को हम कहते हैं क्रॉनिक सिमेटाइजेशन। अब एक्यूट और क्रॉनिक, तो एक्यूट सैंपल है, फिर क्रॉनिक की टाइप्स है। क्रॉनिक में फिर आते हैं सोमेटोपाम डिसऑर्डर, सुपिनोपाम में जो है ना फिर मल्टीपल टाइप्स है अपनी, और दूसरा जो है ना उसको हम कहते हैं मेलेंग्रिंग पेक्टेशियस सिंड्रोम। ओके, मेलेंग्रिंग पेक्टेशियस सिंड्रोम। और ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ये DSM-4 में है, DSM-5 में इस तरह की नहीं, DSM-5 में मैं बाद में बता रहा हूँ। ठीक है, एक्यूट सिमेटाइजेशन, क्रॉनिक सिमेटाइजेशन, फिर सोमेटोपाम डिसऑर्डर और मेलेंग्रिंग एंड पेक्टेशियस सिंड्रोम, ये फिर क्रॉनिक के टाइप्स होते हैं। इसमें ये जो सिमेटोपाम डिसऑर्डर है ना, ये बाद में आपको पता चलेगा, लेकिन ये इनवॉलेंट्री या अनकॉन्शियस होता है, और मेलेंग्रिंग और पेक्टेशियस जो है ना ये क्या होते हैं, ये वॉलेंट्री और कॉन्शियस होते हैं। बाद में हम डिटेल से इसको पढ़ते हैं। ओके, अच्छा, सबसे पहले इसमें जब हम आते हैं तो एक्यूट सिमेटाइजेशन क्या है। एक्यूट सिमेटाइजेशन रिजल्ट फ्रॉम ट्रांजिएंट डिस्ट्रेस दैट टेम्पररी ओवरवेल्म्स यूजुअल कोपिंग मैकेनिज्म। अब एक्यूट सिमेटाइजेशन एक जनरली होता है कि ये ट्रांजिएंट डिस्ट्रेस आपको जो है ना, फॉर एग्जांपल एक्यूट स्ट्रेस आप में आ गया, आपको जो है ना डिप्रेशन आ गया, एक्यूट या ट्रांजिएंट या टेम्पररी स्ट्रेस आपको आ गया, और इसी टेम्पररी स्ट्रेस जो है ना वो इतना ज़्यादा था कि आपकी जो यूजुअल कोपिंग मैकेनिज्म था उस मैकेनिज्म को उन्होंने कंट्रोल में ले लिया, ओवरवेम कर दिया, अटैक कर दिया उस पर, और उसको कंट्रोल में ले लिया। तो मतलब ये कि आपकी जो स्ट्रेस की सिम्टम्स थी वो अपियर हो गए, आपका कोपिंग मैकेनिज्म नाकाम हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्यूट सिमेटाइजेशन के विद इन इमीडिएट टाइम जो है ना वो क्या हो गया, अपियर हो गया। फिर दूसरा जो है ना वो है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिमेटाइजेशन। ये एक्यूट सिमेटाइजेशन ये होता है कि मोस्टली बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना ये होता है कि उसको जो है ना थोड़ी देर के लिए सिम्टम्स आती है सिमेटाइजेशन के, और फिर जो है ना वो ख़त्म होते हैं। यूजुअली नो हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर सीकिंग। अब ये जो पेशेंट्स होते हैं जिसको एक्यूट सिमेटाइजेशन आते हैं, तो इसमें हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर्स की कोई हिस्ट्री नहीं होती। हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर क्या होते हैं, इंडिविजुअल एक्शंस रिलेटेड टू हिज हेल्थ। कोई बंदा जो है ना अपनी हेल्थ के लिए कोई एक्शन वगैरह लेते हैं, या आपके अपनी हेल्थ के बारे में जो है ना थोड़ा सा वो कॉन्शियस होता है, तो उसको हम कहते हैं हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर। तो ये जो सिमेटाइज पेशेंट्स होते हैं ना, इसमें कोई हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर नहीं होती, मतलब पहले से जो है ना ख़राब नहीं होती, लेकिन एट द टाइम जो है ना वो क्या होते हैं, उसको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। एंड फेयरली रेडिली एक्सेप्ट स्ट्रेस एज अ कॉज ऑफ दिस सिम्टम्स, और जल्दी से जो है ना वो क्या करते हैं, वो उस स्ट्रेस को जो है ना कंसिडर करते हैं कि वाकई में जो मेरी फिजिकल सिम्टम फील हो रहा है तो ये स्ट्रेस की वजह से ये हो रहा है। ओके, फिर इसमें दूसरा वाला है क्रॉनिक सिमेटाइजेशन है। क्रॉनिक सिमेटाइजेशन में क्या होता है, अगर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्पेसिफिक साइकोट्रिक डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब ये जो क्रॉनिक होता है ना, तो ये स्पेसिफिक साइकोट्रिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया। अब ये जो है ना लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, क्रॉनिक सिमेटाइजेशन लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, और ये जो है ना टू सब कैटेगरीज के होते हैं, सोमेटोपाम डिसऑर्डर और दूसरा मेलेंग्रिंग या पेक्टेशियस डिसऑर्डर इसको हम कहते हैं। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की कौन सी टाइप्स है, तो हम डिटेल से अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले सोमेटोपाम डिसऑर्डर, तो मैंने शुरू में आपको हुआ था जो पिछला वाला लेक्चर था कि सोमेटाइजेशन जो है ना ये क्या होता है, इससे बनता है सोमेटोपाम डिसऑर्डर। वो किस तरह, या सोमेटोपाम को आप साइकोसोमेटिक्स डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपकी जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं ना, या जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है वो अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ सोमेटिक सिम्टम्स, या सोमेटिक या फिजिकल सिम्टम्स, जिसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर भी सोमेटोपाम कहते हैं। अब ये जो है ना ये क्या होता है, इस साइकोट्रिक इलनेस फॉर विच सोमेटाइजेशन इज द सोल मैनिफेस्टेशन। तो सोल मीन कंप्लीटली ये मैनिफेस्ट होता है थ्रू सोमेटाइजेशन। सोमेटाइजेशन जो अभी हमने डिटेल से पहले वाले लेक्चर में पढ़ा कि किस तरह की सोमेटाइजेशन जो है ना सिम्टम्स किस तरह होते हैं। तो ये सोमेटाइजेशन इज द सोल सिम्टम फॉर द सोमेटोपाम डिसऑर्डर, प्रेजेंस ऑफ फिजिकल सिम्टम्स दैट सजेस्ट अ जनरल मेडिकल कंडीशन एंड आर नॉट फुली एक्सप्लेन्ड बाय जनरल मेडिकल कंडीशन बाय द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस और बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर। तो अब ये क्या होता है, सोमेटोपाम डिसऑर्डर ये प्रेजेंस ऑफ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, और ये फिजिकल सिम्टम्स आपको क्या शो करता है,
दैट सजेस्ट अ जनरल मेडिकल कंडीशन, कि आपको एक जनरल मेडिकल कंडीशन शो करता है, एंड आर नॉट फुली एक्सप्लेन बाय जनरल मेडिकल कंडीशन। ये आपको ऐसा शो कर रहा है ये फिजिकल सिम्टम्स कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल आप खराब है, लेकिन जब आप मेडिकल टेस्ट वगैरह करते हो तो आपको कोई भी जनरल मेडिकल कंडीशन नहीं होता। मेडिकली आपको जो है ना वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते बाय द डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस और बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है, ये किसी सब्सटेंस का डायरेक्ट इफेक्ट्स भी हो सकता है या कोई और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से भी आपको एक्यूट सोमेटाइजेशन हो सकता है। ओके, सिम्टम्स काज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। अब इसी सिम्टम्स की वजह से ना क्लिनिकली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस भी होता है। सिम्टम्स आर इनवॉलेंट्री, और ये जो सिम्टम्स होते हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब ये जो है ना ये अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि आपका जो इमोशन है, एंजाइटी वगैरह है, तो ये अनकॉन्शियस होता है और ये अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं। ये 7 कैटेगरीज ऑफ द सोमेटोपाम डिसऑर्डर है। इसमें जो पहला वाला ये जो ब्लैक बॉल पॉइंट से लिखी गई है ना, ये DSM-4 के अकॉर्डिंग है। ये वाली जो ब्लू बॉल पॉइंट से मैंने लिखी है ये कौन सी वाली है, ये अकॉर्डिंग टू द DSM-5 है। अब DSM-4 में क्या है, DSM-4 में 7 कैटेगरीज है, जिसमें पहला वाला सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है, दूसरा जो है ना वो क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सोमेटोपाम डिसऑर्डर है। अब ये जो दोनों है ना, ये दोनों DSM-5 में इसको एक ही डिजीज का नाम दिया गया है और वो है सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर। ओके, सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर इन दोनों के लिए यूज होते हैं। फिर तीसरा जो है वो कन्वर्जन डिसऑर्डर है, या इसको हम हिस्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हिस्टीरिया भी कहते हैं, बाद में आते डिटेल से हिस्टीरिया। और इसको जो है ना मॉडर्न या DSM-5 में फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहता है। ओके, फिर इसके बाद पेन डिसऑर्डर है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, और हाइपोकॉन्ड्रियासिस को एनलेस एंजाइटी डिसऑर्डर DSM-5 में कहते हैं। फिर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, फिर सोमेटोपाम डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो ये वो डिसऑर्डर है जो स्पेसिफाइड नहीं होता, मतलब ये कि वो डिसऑर्डर है जो सोमेटोपाम डिसऑर्डर की क्राइटेरिया को पूरी कवर नहीं करता, तो इसी वजह से हम कहते हैं सोमेटोपाम जैसा तो है लेकिन सोमेटोपाम ओरिजिनली नहीं है। अब इसमें जो है ना तकरीबन ये पेन डिसऑर्डर है, ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, और ये ना ये क्या है, ये निकाल दी गई है सोमेटोपाम डिसऑर्डर से, दोनों DSM-5 में जो है इनको निकाल दी गई है। ओके, अच्छा, फिर जो है ना हम सोमेटोपाम डिसऑर्डर के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोमेटोपाम डिसऑर्डर। सोमेटोपाम डिसऑर्डर में सबसे पहला जो इधर हमने डिस्कस किया, तो पहला कैटेगरी है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। ओके, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर पूरी सिम्टोमेटिक डिसऑर्डर, कम्बिनेशन ऑफ पेन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, सेक्सुअल और सीडियो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। तो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये इसमें पूरी सिम्टोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं, इसको हम कहते हैं, क्योंकि कम्बिनेशन ऑफ पेन इसमें होता है, इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी होते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होते हैं, और सीडियो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या सिम्टम्स भी इसमें होते हैं। इसी वजह से जो है इसको हम सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर या पूरी सिम्टोमेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। और ये भी बच्चों में या उन लोगों में जो एज बिलो 30 होता है, जैसे कि मैंने पहली वाली पार्ट में आपको डिस्कस किया था कि कौन कौन सी फैक्टर है that are more prone that makes more prone the children for the सोमेटोपाम डिसऑर्डर। फिर इसके बाद जो है इसका जो पैटर्न है वो क्रॉनिक पैटर्न है, जिसके हमने पहले डिस्कस करी कि एक एक्यूट सोमेटाइजेशन होता है, एक क्रॉनिक होता है। तो ये जो सोमेटोपाम डिसऑर्डर है ये क्रॉनिक डिसऑर्डर में आता है। अच्छा, फिर दूसरा जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सोमेटोपाम डिसऑर्डर। ये क्या होता है, अनएक्सप्लेन फिजिकल सिम्टम्स फॉर द लास्ट 6 मंथ बिलो द थ्रेशोल्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। तो ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा कम होता है, इसी के क्राइटेरिया पूरी जो है ना वो कवर अप नहीं करता। इन दोनों को फिर हम कहते हैं सोमेटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर। ये कहते हैं सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर विद इन द DSM-5। अच्छा, ये जो है ना हमने एक पॉइंट भूल लिया कि सोमेटोपाम डिसऑर्डर के हवाले से हमारे साथ चंद जनरल सिम्टम्स होते हैं। उस जनरल सिम्टम में हम 3 बेसिक सिम्टम्स पढ़ते हैं जो आपके सारे के सारे डिसऑर्डर को वो अप्लाई होगी। पहला वाला सिम्टम कौन सा, सिम्टम मस्ट बी प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। ये पहला कंडीशन है कि जिसको आप सोमेटोपाम डिसऑर्डर कहते हो तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो मस्ट प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट कम से कम 6 महीनों के लिए हो, लेकिन 6 से ज़्यादा भी इसके सिम्टम प्रेजेंट हो। एटलीस्ट 1 रियल फिजिकल सिम्टम्स। अब इसमें जो है ना एक रियल फिजिकल सिम्टम ज़रूर हो, ऐसा नहीं हो कि सारे के सारे जो है ना वो सिम्टम्स टेम्परेरी हो या वेगियो हो या जो है ना वो रियल नहीं हो। तो इसमें एक सिम्टम रियल ज़रूर, लेकिन वो जो रियल सिम्टम्स है वो इतना एप्रीहेंसिव नहीं हो कि इंसान को डिप्रेशन और एंजाइटी में चली जाए। ओके, ये डिप्रेशन और एंजाइटी तक चलने वाले इतना सीवियर सिम्टम नहीं हो, लेकिन एक रियल सिम्टम ज़रूर होना चाहिए। तीसरा, साइको सोशल एम्पेयरमेंट ड्यू टू सिम्टम्स। और इसी सिम्टम्स की वजह से पेशेंट को ज़रूर साइको सोशल एम्पेयरमेंट हो, उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में जो है ना उसको डिफिकल्टी आ रही हो। तीनों सिम्टम जो है ना ये सारे के सारे सोमेटोपाम डिसऑर्डर की जितनी भी कैटेगरीज है उन सारों की अप्लाई होती है। ओके,
अच्छा, इन दोनों पहले वाले को हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा जो है ना वो है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर। इसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहते हैं, हिस्टीरिया भी कहते हैं, या फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विद इन द DSM-5 भी इसको हम कहते हैं। अच्छा, कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है? व्हेन साइकोलॉजिकल और इमोशनल सिम्टम्स आर मैनिफेस्टेड एज न्यूरोलॉजिकल और सीडियो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका इमोशनल सिम्टम या इमोशनल डिस्ट्रेस है या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, तो वो क्या होता है, वो मैनिफेस्ट होते हैं एज अ न्यूरोलॉजिकल एंड सीडियो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। कि ये जो सिम्टम्स होती है ये न्यूरोलॉजिकल या सीडियो न्यूरोलॉजिकल, लेकिन एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होती, नॉट ट्रू न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ये नहीं होती है। तो ये क्या होता है, ये कन्वर्जन डिसऑर्डर में ये वाला होता है। अब ये जो है ना, इसको हम अनकॉन्शियस, ये कन्वर्जन डिसऑर्डर के सोमेटोफॉर्म सारा की सारा हमने पढ़ लिया कि ये अनकॉन्शियस होता है। ओके, अनकॉन्शियसनेस इसमें आते हैं एग्जांपल में, अनकॉन्शियसनेस अगर आ गया तो नर्व में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आईसाइट में कोई चेंजेस आ गए, नर्व में प्रॉब्लम, वीकनिंग आ गया, हेजीनेस आ गया, पेट्स आ गई। तो पेट्स आ गए, पेट्स को हम सीजर भी कहते हैं। और ये पेट्स जो है ना ये हिस्टोरिकल पेट्स हो, एक पेट्स दो किस्म के होते हैं, इसको एक को जो है ना एपिलेप्टिकल पेट्स कहते हैं, दूसरे को हम हिस्टोरिकल पेट्स कहते हैं। हिस्टोरिकल पेट्स वो पेट्स होते हैं ना जो लोगों के दरमियान इंसान पे आता है, जब लोग नहीं होते तो उसको फिर जो पेट्स आते हैं उसको हम एपिलेप्टिकल पेट्स कहते हैं। दूसरा ये हिस्टोरिकल पेट्स जो है ना ये इनकंटिन्यूस होता है, मतलब कंटिन्यूसली नहीं होता, जब इंसान की दिल चाहे तो वो हिस्टोरिकल पेट्स करते हैं। लेकिन एपिलेप्टिकल पेट्स जो है ना ये कंटिन्यूस होता है, इसका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है या कोई ख़ास स्टिमुलाई होती है जिसकी वजह से इसको एपिलेप्टिकल पेट्स होते हैं। अच्छा, ये जो है ना इसमें टंग बाइटिंग होते हैं, लेकिन इसमें टंग बाइटिंग नहीं होता, ये लेस देन फॉर 5 मिनट्स होता है ये हिस्टोरिकल पेट्स, और ये जो है ना मोर देन 5 मिनट्स के लिए ये एपिलेप्टिकल पेट्स होते हैं। ओके, इसके जो प्रेजेंटेशन है, मतलब किस तरह जो है ना आप हिस्टोरिकल पेट्स को एक्सप्लेन करोगे, तो वो इसकी जो है ना नोन है, अननोन है, और इसकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो नोन होता है, जैसे कि टॉनिक एपिलेप्टिकल पेट्स है या जिक्सोनियन एटसेट्रा, ये वगैरह क्या है, ये एपिलेप्टिकल पेट्स है। तो ये आपको आते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर में, कि कन्वर्जन डिसऑर्डर में आपको पेट्स आएंगे, आई साइट कम होगा, अनकॉन्शियसनेस होगा। सिंपली इसमें ये है कि आपके न्यूरोलॉजिकल लॉस जो है ना वो होगा आपकी कन्वर्जन डिसऑर्डर में। दूसरा जो टाइप है वो क्या है, और चौथा टाइप है वो है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अब हाइपोकॉन्ड्रियासिस इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, इसको हम कहते हैं प्रीऑक्यूपेशन विद फियर्स ऑफ हैविंग और द आइडिया दैट वन हैज अ सीरियस डिजीज बेस्ड ऑन द पर्सन मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडीली सिम्टम्स। हाइपोकॉन्ड्रियासिस जिसको हम इलनेस एंजाइटी भी कहते हैं। अब इसमें पेशेंट ऐसा करता है कि उसको कोई डिजीज़ वगैरह नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी मामूली सी चीज़ को जो है ना वो बहुत बड़ा लेते हैं, और इसके लिए जो है ना मल्टीपल टेस्ट करते हैं, और वो मल्टीपल टेस्ट भी नेगेटिव आते हैं। तो इसी की वजह से प्रीऑक्यूपेशन विद फियर्स ऑफ हैविंग और आइडिया दैट वन हैज सीरियस, तो इसमें प्रीऑक्यूपेशन होता है, एप्रीहेंशन होता है कि ये जो आइडिया है या ये जो वो है फियर्स ऑफ हैविंग और द आइडिया दैट वंस हैज, इसके साथ एक आइडिया डेवलप होता है कि सीरियस डिजीज बेस्ड ऑन द पर्सन मिसइंटरप्रिटेशन एंड बॉडीली फंक्शन, कि ये वाला जो डिसऑर्डर है ये एक सीरियस डिजीज है, और ये जो है ना बेस्ड ऑन द पर्सन, इसमें जो है ना पर्सन मिस इंटरप्रेट होता है। क्या होता है? मिस इंटरप्रेट होता है। इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट दिस पेशेंट गोज रिपीटेटिवली टू द हॉस्पिटल फॉर फाइंडिंग द मेडिकल केयर। ओके, टू मच माइल्ड सिम्टम्स इसके होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई उठ गया और उसको चक्कर आने लगा एकदम, तो ये नॉर्मली होता है, लेकिन ये बंदा इसको बहुत ज़्यादा एक्सेजरेटेड ले लेते हैं। ओके, अच्छा, तो ये क्या है, ये है हाइपोकॉन्ड्रियासिस के बारे में बात थी कि ये बंदा जो है ना ये एलनेस को या किसी की कोई भी वो हो तो उसको बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं, और इसको जो है ना क्या कर, लाइट नहीं, उसको बहुत ज़्यादा एक्सेजरेटेड लेते हैं, और एक्सेजरेटेड लेने के बाद जो है ना उसके नेगेटिव रिजल्ट भी आते हैं, लेकिन तभी भी उसके पीछे वो लगता है। ओके, ये इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। अच्छा, तो ये क्या है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस या इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके बाद जो है ना फिर आता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर और पेन डिसऑर्डर, जो DSM-5 में दोनों को निकाल दी गई है। अच्छा, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ ओन पर अपीयरेंस। अब इसमें जो है ना लोग क्या करते हैं कि अपनी अपीयरेंस को जो है ना वो डिस्टॉर्टेड समझते हैं, अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं तो अच्छा नहीं लग रहा इस कपड़ों में या इस चीज़ में, जो है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और इस तरह की सिम्टम जब उसको होते हैं तो इसको हम बॉडी डिस्मॉर्फिक सिम्टम डिसऑर्डर। अच्छा, फिर इसके बाद पेन डिसऑर्डर है। पेन डिसऑर्डर क्या होता है? परसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ पेन दैट इज नॉट इमीडिएटली एक्सप्लेन। एक ऐसी या परसिस्टेंट एक्सपीरियंस जो है ना आप पेन्स की करते हो कि वो इमीडिएटली जो है ना वो क्या होता है,
मेडिकली वो एक्सप्लेन नहीं होता, ऐसी persistent एक्सपीरियंस आप करते हो, तो इसको मिलता है पेन डिसऑर्डर। पेन डिसऑर्डर प्रीडोमिनेंट फोकस ऑफ द क्लिनिकल अटेंशन। अब पेन जो है ना ये क्लिनिकली बहुत ज़्यादा अटेंशन की बात होती है पेन डिसऑर्डर, लेकिन इसी में पेन डिसऑर्डर में इसको परसिस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ फील हो रहा है, लेकिन पता नहीं चलता कि ये पेन कहाँ से आता है। ओके, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर जज टू हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट्स ऑनसेट सीवियरिटी एक्सरबेशन एंड मेंटेनेंस। तो इसमें क्या होता है, जो पेन डिसऑर्डर है इसके साइकोलॉजिकल पिक्चर को जो है ना वो जज किया जाता है, इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑनसेट सीवियरिटी एक्सरबेशन और मेंटेनेंस। ओके, तो ये साइकोलॉजिकल पिक्चर जो है ना ये जज करते हैं, फैक्टर्स आर जस्ट टू हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट्स ऑनसेट। तो ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है इस डिसऑर्डर के ऑनसेट वगैरह में। ओके, तो ये क्या हो गया, ये पेन डिसऑर्डर हो गया। अच्छा, ये क्या थी, ये सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के टाइप्स थी जो DSM-5 और DSM-4 के दोनों के हवाले हमने दे के इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद जो है ना सोमेटाइजेशन कौन कौन सी आवर में होते हैं, तो पिक्टेशियस डिसऑर्डर। अब पिक्टेशियस डिसऑर्डर जिसको हम मुंचाज़न सिंड्रोम भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मुंचाज़न सिंड्रोम। अब ये जो है ना इसमें क्या क्या होता है, physical or psychological symptoms that are intentionally produced are point in order to assume the sick rule। अब इसमें जो है ना बंदा सिक रूल को एज्यूम करता है और उस सिक रूल के बिहाफ पे वो क्या करता है, लोगों के अटेंशन लेने वगैरह के लिए जो है ना वो इस तरह के काम करते हैं। इंटेंशनली जो है ना वो क्या करते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दैट आर इनिशियली प्रोड्यूस आर ट्रिगर्ड इन ऑर्डर टू एज्यूम द सिक रूल। सिक रूल को जो है ना वो क्या करते हैं, वो करते हैं इंटेंशनली जो है ना वो कुछ ऐसी सिम्टम फिजिकली और साइकोलॉजिकल सिम्टम को शो करते हैं ताकि वो जो है ना सिक रूल को एज्यूम करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्शियस फैब्रिकेशन ऑफ सिम्टम्स टू गेन अटेंशन, वो जो है ना कुछ सिम्टम्स को कॉन्शियसली फैब्रिकेट करते हैं, मंगल चीज़ें जो है ना वो बनाते हैं ताकि वो लोगों की क्या करे, अटेंशन को वो गेन करे। ओके, अच्छा, फिर डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट एविडेंस बाय द एक्सक्लूडिंग अदर काज ऑफ द सिम्टम्स। डायरेक्ट एविडेंस है इसलिए हम इसमें जो है ना डायग्नोसिस करते हैं क्योंकि लोग जो है ना ये डिलिबरेटली ये काम करता है, मतलब बहुत मरतबा जो है ना ये चीज़ ये लोग जो है ना अपनी फायदे के लिए करता है, असल में इसमें कोई मसला होता नहीं है। तो इस वजह से है ना जो डायरेक्ट एविडेंस है कि डायरेक्टली हमें पता चले कि वाकई इनमें जो है ना कोई ख़राबी है या नहीं, अदर सिम्टम्स को एक्सक्लूड करके डायरेक्टली हम ऑब्जर्व करते हैं कि इनका ये जो बीमारी है ये डिलिबरेटली या करते हैं या वाकई इनको कोई बीमारी है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे कि, और ये वाला जो है ये पिक्टेशियस सिंड्रोम के बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल में, क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि आपने अपने आप को किस तरह स्टिमेटाइज करना है, फिर आपके जो है ना वो आपको जो है ना आपके जो सेकेंडरी गेन्स होते हैं या आपके जो प्राइमरी गेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हासिल होते हैं। जैसे कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल जानते हैं कि इंसुलिन की इतनी डोज आप ले रहे हो तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया तो काज करता है लेकिन आपको कोई अवर नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये वाली जो है ना ये इससे बाखबर होते हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया का बहाना करके फिर वो अपनी जॉब वगैरह से जो है ना छुट्टी लेते हैं, तो सेकेंडरी गेन प्राइमरी गेन इसका कंप्लीट हो गया। अच्छा, डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द डायरेक्ट एविडेंस एंड बाय एक्सक्लूडिंग अदर काजेज ऑफ द सिम्टम्स। इसमें जो है ना आप जब डायग्नोसिस बनाते हो तो डायरेक्टली एविडेंस के थ्रू डायरेक्टली खुद ब खुद देख के आप जो है ना उसको बनाते हो और उसको जो है ना उसमें आप दूसरी सिम्टम्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकती। द प्रेजेंस ऑफ पिक्टेशियस सिम्टम्स डज नॉट प्रिक्लूड द कोएग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू फिजिकल और साइकोलॉजिकल। तो ये जो पिक्टेशियस सिंड्रोम है इससे जो है ना आप क्या कर सकते हो, इसी के साथ साथ ये कहता है कि ये जो पिक्टेशियस सिंड्रोम है ये आपको रोक नहीं सकता, आपको जो है ना फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की को एग्जिस्टेंस है, जो रियल सिम्टम्स होते हैं फॉर एग्जांपल जो रियल सिम्टम्स होते हैं तो उस रियल सिम्टम्स को ये नहीं रोक सकता ये पिक्टेशियस सिंड्रोम। ओके, सिंपली है कि पैक सीजर बट जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, कि इंसान को पैक सीजर तो हो सकते हैं कि वो जो है ना पिक्टेशियस सिंड्रोम या पिक्टेशियस डिसऑर्डर की शिकार हो और उसको जो है ना पैक सीजर हो, लेकिन साथ साथ में जो है ना उसको के एग्जिस्टिंग अब अदर फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल इलनेसेस के साथ है, जैसे कि जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो ये क्या है, ये इधर जो है ना एक जेन्युइन रीज़न है ओके फॉर ट्रू फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के लिए। अच्छा, फिर ये हुए पिक्टेशियस सिंड्रोम। पिक्टेशियस के बाद जो है फिर हम पढ़ते हैं मेलेंगरिंग सिंड्रोम। मेलेंगरिंग में क्या होता है, ये भी जो है ना सोमेटाइजेशन के उसमें आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, कि जब आप सोमेटाइजेशन की डायग्नोसिस लेते हो तो ये उसकी साइड्स पे फिर होते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अच्छा, मेलेंगरिंग सिंड्रोम, मेलेंगरिंग किसको कहते हैं हम, इंटेंशनली finding or grossly exaggerating illness or disability to drive on benefit or secondary gain।
तो ये वाली बात हमने पिक्टेशियस में भी कही थी। लेकिन पिक्टेशियस में जो लोग जो है ना वो करते हैं, अपनी फिजिकल सिम्टम्स को एग्जेजरेट करते हैं, उसको अपीयर करना शुरू करते हैं, तो ये वो जो होते हैं वो बेसिकली प्राइमरी गेन के लिए और टर्शियरी गेन के लिए और सेकेंडरी गेन के लिए। अब प्राइमरी गेन क्या है, सेकेंडरी गेन क्या है, टर्शियरी गेन क्या है। प्राइमरी गेन उसको हम कहते हैं कि इंटरनल इंसेंटिव जिसमें होते हैं, इसमें जो है ना आप बाहर एक चीज़ को शो करते हो, लेकिन आपका मकसद क्या होता है कि आपको जो है ना आप सिक रूल परफॉर्म करो, आपको छुट्टी मिल जाएगा, आप जो है ना सिंपैथी लोग आप पे करें, आपको अटेंशन दे दी, तो ये क्या होता है, ये प्राइमरी गेन होता है। सेकेंडरी गेन क्या होता है कि एक्सटर्नल गोल इसमें होते हैं, गोल एक्सटर्नल होते हैं, जैसे कि आप सिक लीव लेना चाहते हो, आप कॉलेज नहीं जाना चाहते, आप जो है ना और कोई काम करना चाहते हो, तो ये कहते हैं सेकेंडरी गोल होता है या एक्सटर्नल गोल है जो आपके बॉडी के साथ लिंक नहीं करता। अच्छा, तीसरा फिर है टर्शियरी गोल है। टर्शियरी गेन में क्या होता है कि बाय प्रॉक्सी आप किसी और को जो है ना सामने लाओ और उसको जो है ना पैसे वगैरह दे दो, या उसके साथ जो है ना आपका हाथ हो और आप जो है ना आगे नहीं चाहते और किसी दूसरे लोगों के थ्रू जो है ना आप प्रॉक्सी करते हो। जैसे कि एक बीवी है और वो अपनी बीमार हस्बैंड के वो बहाने ढूंढती हो कि इस तरह की मेरा हस्बैंड जो है ना वो बीमार है, और इस तरह लोग जो है ना वो लोगों के ऊपर पावर हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि अपनी फैमिली में आपने देखा होगा कि वो तो बीमार है, मेरा शौहर बीमार है या बीवी बीमार है और मुझे जो है ना कुछ भी मत कहो। तो ये क्या होता है, ये पावर गेन करने के लिए जो है ना फिर एक स्ट्रेटेजी है टर्शियरी गेन। ओके, तो इसमें मेलेंगरिंग में हम क्या करते हैं, मेलेंगरिंग में सेकेंडरी गेन लेते हैं, एक्सटर्नल गेन लेते हैं, लेकिन जो प्राइमरी गेन होता है और टर्शियरी गेन होता है ये हम किस में करते हैं, ये हम पिक्टेशियस में करते हैं, जो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। ओके, इधर भी लिखा गया है कि पिक्टेशियस डिसऑर्डर में एग्री टू अननेसेसरी सर्जरी एंड इंटरवेंशन। अब ये जो पिक्टेशियस डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं ना, तो ये सिक रूल परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, सिक रूल मीन मतलब सिंपल सिक रूल का ये है कि इंसान जो है अपने आप को बीमार की तरह अपने आप को दिखाना शुरू करते हैं, तो ये सिक रूल होता है। तो ये क्या होता है, पिक्टेशियस डिसऑर्डर में ये बंदा सिक रूल परफॉर्म करता है, सेकेंडरी प्राइमरी गेन टर्शियरी गेन के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये अननेसेसरी सर्जरी, अगर डॉक्टर उसको कहे कि आप जो है इतने बीमार को डायरेक्टली हम आपको ऑपरेशन करते हैं, तो ये बंदा राजी होगा। लेकिन ये मेलेंगरिंग वाला राजी नहीं होगा, क्योंकि ये कहेगा कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं, वो डायरेक्टली जो है ना वो क्या करेगा, इनकारी हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो पिक्टेशियन में एग्री अननेसेसरी सर्जरी एंड इंटरवेंशन। ये जो है ना अननेसेसरी सर्जरी जो है ना ये क्या करते हैं, ये इसके लिए एग्री होते हैं, लेकिन ये एग्री नहीं होता। अच्छा, मोटिवेटेड बाय साइकोलॉजिकल नीड अटेंशन सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मोटिवेटेड बाय साइकोलॉजिकल नीड्स, तो ये जो है ना ये लोग ये पिक्टेशियस डिसऑर्डर वाले ये इसको जो है ना साइकोलॉजिकल नीड्स जो है ना इसको मोटिवेट करते हैं। मतलब ये कि एक मरतबा जो है ना उन्होंने इस तरह के बिहेवियर अपनाया, सोमेटाइजेशन की, उसको लोगों ने अटेंशन दे दी, उसको सिक्योरिटी मिल गया, तो बार बार इस चीज़ को फिर क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ये उसका एक मोटिवेशन मिल गया। दूसरा मेलेंगरिंग है, विल नॉट एग्री टू अननेसेसरी सर्जरी एंड इंटरवेंशन। अननेसेसरी सर्जरी इंटरवेंशन पे वो नहीं करते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मोटिवेटेड बाय सेकेंडरी गेन। अब जब इसको सेकेंडरी गेन मिलते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क हो गया, स्टैंड स्टेबिलिटी हो गया, एम्पैथी वगैरह हो गया, तो स्टैंड डिसेबिलिटी या वर्क अवॉइड, तो ये क्या होता है, ये मोटिवेटेड सेकेंडरी गेन्स होते हैं फॉर कॉमन इन मिलिट्री पॉपुलेशन इन लीगल सिटिंग्स। तो ये जो मोटिवेटेड या सेकेंडरी गेन्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, मिलिट्री पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा होते हैं, लीगल सिटिंग में, क्योंकि इन लोगों की जगह जो है ना वो बहुत पार अवे होते हैं। तो फिर ये जो लीव लेते हैं, तो लीव के साथ साथ जो है ना खुद को बीमार वगैरह भी कंसिडर करते हैं उधर इन लोगों को लीव लेने के लिए। ओके, अच्छा, फिर मेलेंगरिंग के लिए जो है ना कौन कौन सी कंट्रीब्यूटिंग या फैक्टर है। सबसे पहले इनमें है अनगोइंग लिटिगेशन। तो अनगोइंग लिटिगेशन का मतलब क्या है कि लीगल एक्शन एंड पेंडिंग, मतलब जो लोग जो है ना अदालतों में ये एक्शन जिनके खिलाफ लिए जाते हैं ना, तो वो पेंडिंग में सालों सालों तक जो है ना केस पड़े रहते हैं। तो ये लोग भी जो है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये मेलेंगरिंग में बहुत ज़्यादा वो पुख्ता होते हैं, ये अपनी ड्रामाबाजियाँ करते हैं और इस तरह की बहाने ढूंढते हैं, और इनको पता होता है, इनको जो है ना कोई डर नहीं होता कि हमारे खिलाफ अगर कोई एक्शन ले ली तो फिर ये लोग कहते हैं कि वैसे भी हम कोर्ट में जाएंगे और उधर केस फाइल करेंगे और वो केस जो है ना सालों सालों तक है ना वो चलता रहेगा। तो इसी वजह से इनकी मेलेंगरिंग का जो एक्शन है इनका और भी मोटिवेट होता है अगर इनकी लीगल एक्शन जो है ना वो जहाँ पे पेंडिंग में रहती है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी बिटवीन सब्जेक्टिव डिसेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स। तो बेसिकली ऐसा होता है ना कि जो इसकी सब्जेक्टिव डिसेबिलिटी होता है, सब्जेक्टिव का मतलब है जो आपको दिख रहा है या ये बंदा जो अपने आप पे जो काम कर रहा है। ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग जो आपके क्लिनिकली जो आप उसमें फाइंड करते हो, मतलब मेडिकली आप जो है ना जो एग्जामिनेशन उसका
करते हो तो इसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, क्लिनिकल रिकॉर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसकी सब्जेक्टिव डिसेबिलिटी या सब्जेक्टिव जो है ना वो अपने सिम्टम्स को ओवर एग्जेजरेट करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जो सब्जेक्टिवली अपनी सिम्टम्स को ओवर एग्जेजरेट करते हैं, कुछ और शो करते हैं और ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग इसमें कुछ और होते हैं, तो ऐसे लोग जो है ना वो रेस्पेक्टेड होते हैं पर मेलेंग्रिंग। अच्छा, फिर इसके बाद लैक ऑफ कोऑपरेशन विद इवोल्यूशन एंड विद द ट्रीटमेंट। तो जब कोई पेशेंट जो है ना वो अपनी ट्रीटमेंट के साथ वो नहीं करता, कोऑपरेट नहीं करता और अपने उसमें उसकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब अगर वो कॉग्निटिव सीबीटी आप उसकी करवा रही है, साइकोथेरेपी आप उसकी करवा रही है, उसमें चेंजेस आ रही है, सही तरफ की तरफ जो है ना वो चला जा रहा है, लेकिन वो इसके साथ कोऑपरेट नहीं करता, तो ये बंदा फिर क्या होता है, ये भी मेलेंग्रिंग सिंड्रोम की शिकार होते हैं। फिर इसके बाद जो है ना एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये जो बंदे होते हैं ना एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले, तो ये ज्यादातर धोखेबाज होते हैं। ऑलरेडी ये बहुत से क्रिमिनल एक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, इनको पनिशमेंट की फियर नहीं होता, इनमें एम्पैथी वगैरह कुछ नहीं होती, ये इम्पल्सिव होते हैं बहुत ज्यादा, अपनी डिसीजन लेने में जो है ना ये सोचते नहीं है। तो इसी वजह से जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग हैं ना, ये मेलेंग्रिंग को जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रेस्पेक्टेड फॉर काजिंग द मेलेंग्रिंग। ओके, इसके बाद जो है ना मैनेजमेंट ऑफ द मेलेंग्रिंग सिंड्रोम है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, केयरमेड या CAREMD, केयरमेड के नाम से। इसमें जो है ना सबसे पहले C है, तो C का मतलब क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। फिर A है, A से फिर असेस है, असेस का मतलब है कि आप उसकी मेडिकल काजेज, कोई और मेडिकल काज हो तो वो आप उससे रूल आउट करो, वो खत्म करो कि ये मसला कोई और मेडिकल काज तो नहीं है, ये मेलेंग्रिंग है या कोई और मेडिकल काज है। फिर इसके बाद जो है ना रेगुलर विजिट्स है, तो इसके आप फिर क्या करो, शॉर्ट और फ्रीक्वेंट विजिट करो, ताकि जो आप साइकोथेरेपी करते हो तो साइकोथेरेपी आपका इफेक्टिव हो विद इन द शॉर्ट विजिट्स। और इसकी जो एक्सप्लोर स्ट्रेसर्स, अब इसकी स्ट्रेसर्स को जो है ना आप क्या करो, वो एक्सप्लोर करो कि कोई स्ट्रेसर वगैरह तो नहीं है। फिर आप पेशेंट को बाउंड्री सेट करो कि आपने ये काम करना है और इतनी हद तक जो है ना आपने काम करना है, ये काम आपने नहीं करनी है, तो फिर जो है ना वो थोड़ा सा लिमिट हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर आते हैं एम्पैथी, कि आप उस पेशेंट के साथ एम्पैथाइज हो जाओ, ताकि वो अपने आप में जो है ना वो अपनायत फील करे और आपके साथ जो है ना वो कोऑपरेट करे आपकी ट्रीटमेंट में। फिर जो है ना मेडिकल और साइकोलॉजिकल इंटरफियरेंस, तो मीन के मेडिकल और साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप, तो इन दोनों में कि आप जो है ना साइकोलॉजिकली भी आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो और मेडिकली ट्रीटमेंट भी आप उनको प्रोवाइड करो, दोनों की कम्बिनेशन जो है ना पेशेंट फिर बेहतरी की तरफ जा सकता है। फिर डू नो हार्म, फिर आप पेशेंट को ये यकीन दिलाओगी कि वो जो है ना वो हार्म से अपने आप को बचे, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आप उस पर लगाओगी। अच्छा, फिर इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक सोमेटाइजर्स। जो क्रॉनिक सोमेटाइजर है आप उसको किस तरह मैनेज करोगे, जैसे कि हमने मैनेजमेंट फॉर द फिक्टिशियस फॉर मेलेंग्रिंग ये हमने पढ़ी, अभी हम क्रॉनिक सोमेटाइजर को आपने किस तरह मैनेज करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, डू नॉट डिस्प्यूट द रियलिटी और सीवरिटी ऑफ द पेशेंट फिजिकल कंप्लेंट। आपने पेशेंट की फिजिकल कंप्लेंट्स को डिस्प्यूट नहीं करना है, उसको आपने आर्ग्यू नहीं करना है या उसको आपने रिजेक्ट नहीं करना है कि ये जो आपकी फिजिकल कंप्लेंट्स है, तो ये आप जो ड्रामाबाजी कर रहे हो और ये आप ये कर रहे हो और आप वो कर रहे हो, तो आपने उसको डिस्प्यूट नहीं करना है, न उसकी सीवरिटी के बारे में आपने उसको बताना है कि आपके जो है ना ये काम आप क्यों इस तरह कर रहे हो या इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन आप क्या करोगे, आप उसको विदाउट जजमेंट जो है ना आप उसको लेसन करोगे, उसकी बातों को जो है ना आप वो समझोगे। फिर जो है ना जो उसकी एजम्पशन है, बगैर एजम्पशन के आप जो है ना बात उसकी करोगे। आप जो है ना ये नहीं करोगे कि मेरे ख्याल में जो है ना ये तो ऐसा हो सकता है या ये तो ऐसा होगा, आप जो है ना इस तरह के काम करते हो, ये तो इसके साथ जो है ना इस तरह के होगा, तो आप एजम्पशंस को आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे। फिर एस्टेब्लिश एप्रोप्रिएट गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर बोथ यू एंड द पेशेंट। आप अपने लिए भी गोल्स सेट करोगे और जो पेशेंट है आपके पास जो उसके लिए भी आप एक स्पेसिफिक गोल जो है ना सेट करोगे, ताकि दोनों जो है ना आपकी ट्रीटमेंट फिर क्या हो, फिर वो ट्रीटमेंट जो है ना वो इफेक्टिव हो। फिर मैनेजमेंट में आगे आता है लेसन टू द पेशेंट लाइफ स्टोरी, उनकी लाइफ स्टोरी को जो आप लेसन करोगे। बी अवेयर द सोमेटाइजिंग पेशेंट्स आर ऑफन इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग टू द फिजिशियन। तो ये जो सोमेटाइजिंग पेशेंट होते हैं ना, ये फिजिशियन के लिए चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि इसकी डायग्नोसिस जो है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है कि ये रियल है या नहीं है। फिर जो है ना लैक ऑफ कोऑपरेशन, ये लोग जो है ना ये फिजिशियन के साथ कोऑपरेट नहीं करता। और तीसरा इसमें कोमार्बिडिटीज होते हैं, अगर भी कोई डिजीज वगैरह इसमें हो गया तो इसी वजह से जो है ना इसकी वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं फॉर फिजिशियन। अच्छा, फिर मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजिएंट सोमेटाइजर, ट्रांजिएंट और इसको हम एक्यूट सोमेटाइजर भी कह सकते हैं। ओके, जनरली तो इसकी मैनेजमेंट
हम किस तरह करेंगे एक्यूट की, तो ये इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा इजी होता है, जनरली गुड होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के होते हैं। इंसान को पता चलता है कि रियलिटी में क्या है और मेडिकली क्या शो होता है, तो डायरेक्टली वो होता है। दे आर ऑफन विलिंग टू कंसिडर साइकोलॉजिकली एंड साइकोफिजियोलॉजिकली एक्सप्लेनेशन फॉर देयर सिम्टम्स। तो ये क्या होता है, ये जो पेशेंट होते हैं इनकी प्रोग्नोसिस इसी वजह से भी इजी होता है, गुड होता है कि ये जो है ना, ये अपने लिए जो इनकी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है या साइकोफिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, ये उसको वेलिंगली जो है ना सुनता है और उनको समझने की कोशिश करता है ये पेशेंट। ओके, तो इस वजह से जो है ना इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। फिर इसके साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आप किस तरह करोगे, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप तो इसका कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी जिसको हम कहते हैं ना, सीबीटी ऑफ इसका कॉग्निटिव बिहेवियरल, कॉग्निटिवली आपने साइकोथेरेपी करना है। फिर बायो फीडबैक आपने इनसे लेना है। बायो फीडबैक क्या होता है, सेंसर्स मेजर्स बॉडीज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। ये वो सेंसर्स होते हैं ना जो आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज है उसको मेजर करते हैं, जैसे हार्ट रेट है, टेम्परेचर है। तो इससे भी फिर आपको पता चलता है कि पेशेंट जो है ना वो किस तरफ जा रहा होता है। ओके, इसके बाद रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है। इसी तरह की पेशेंट को आप रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दोगे, जैसे कि योगा लोग करते हैं या जैसे कि डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो इसे रिलैक्सेशन ट्रेनिंग आप इसको दोगे। फिर इसके बाद ग्रुप थेरेपी है। ग्रुप थेरेपी का मतलब सिंपली है कि आप इनको उन लोगों के साथ ट्रीट करोगे जो लोग इसी की तरह कंडीशन उनको भी है। तो जैसे कि आपको पता होता है कि जो लोग अपनी तरह और लोग देखते हैं तो उनकी जो उसके डिस्ट्रेस होते हैं या जो उसके डिप्रेशन होते हैं तो थोड़ा सा कम होता है कि सिर्फ मैं नहीं हूँ और भी लोग इस तरह के हैं। फिर फैमिली थेरेपी में आप उसका जो पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, जो फैमिली रिलेशनशिप होते हैं, तो उसको आप जो है ना उस पर फोकस करोगे और उसी के थ्रू जो है ना आप उनको अप्रोच करोगे इस पेशेंट को, ताकि फैमिली थेरेपी या फैमिली रिलेशनशिप के थ्रू आप इसको क्या करो, उसकी कंडीशंस को आप इम्प्रूव करो। ओके, अच्छा, तो ये था ये आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाइए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।